वेलकम बैक। प्रोग्राम बात क्या है, आपका मेजबान अल्ताफ सुमरो आपके साथ मौजूद है और आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्ट स्किल्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी के ऊपर। क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, लीडरशिप क्वालिटीज हैं और ये आपको मदद करती हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, जॉब हासिल करने के लिए बिजनेस में। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना है उन तमाम ट्रेनर्स का और उन तमाम एक्सपर्ट्स का जो स्टूडियो में मौजूद हैं। और हमें इसी वक्त ज्वाइन कर लिया है आरिहा रफीक साहिबा ने, आप माहिर नफ्सियात हैं। सो उनसे हम बात करते हैं कि एक ऐसे शख्स जो जिसके पास हार्ड स्किल्स हैं और वो बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो हर तरह से बेहतरीन तरीके से इतना काम कर रहा है, तो क्या उसको भी सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जो पर्सन अपने जॉब में बहुत अच्छा से परफॉर्म कर रहा है, हार्ड स्किल्स उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हैं, एंड हार्ड स्किल्स में ऑफ कोर्स जो उसके जॉब के रिलेटेड, सारे प्रोफेशन के रिलेटेड काम है। सॉफ्ट स्किल इज एक्चुअली नॉट कि आपको सिर्फ जॉब के लिए इस्तेमाल किया। सॉफ्ट स्किल इज एक्चुअली अ वे ऑफ लिविंग। ठीक है, मैं आपसे बात कर रही हूँ और कहते हैं ना कि अगर कोई आपसे अच्छी बात करेगा तो अगले का भी मूड अच्छा होगा। ठीक है, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, बेशक आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, बट जैसे ही कंप्यूटर पे भी काम कर रहे हैं, आप लोगों से इंटरेक्ट को कर रहे हैं ना, अपने टीम मेंबर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने बॉस से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सो इट्स नॉट कि प्रमोशन के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, इट्स फॉर योर पर्सनल वेलबींग। आपकी अपनी शख्सियत किस तरह से बेहतर हो सकती है। ठीक है, आपने पर्सनल वेलबींग की बात की तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक सॉफ्ट स्किल जिसके पास है, एक ऐसा इंसान और एक ऐसा इंसान जो अपनी एकेडमिया में बहुत अच्छा है, जिसकी मार्कशीट के ऊपर डिजिट्स बहुत अच्छे हैं, जिसका CGPA बहुत ज़्यादा अच्छा है, वो दोनों कितना उनके अंदर डिफरेंशिएट है, उनका कितना सोशल इम्पैक्ट है? अच्छा, ये ना आपने जो सवाल है ये वो दो कहते हैं, दो अलग अलग पहलू हैं। जी बिल्कुल, दो अलग अलग पहलू हैं। वो आपने अक्सर बेल कर्व के बारे में सुना होगा, तो बेल कर्व के एक साइड पे वो पर्सन है जिसके अंदर बहुत अच्छे सॉफ्ट स्किल्स हैं और एक पर्सन इज हैविंग अ वेरी गुड CGPA और सारे स्किल्स हैं। व्हाट आई हैव इन माय माइंड अकॉर्डिंग टू मी कि दोनों को वो अपने जो भी उनके काम है, जो प्रोफेशन है, इवन इन देयर लाइफ दे वांट सक्सेस अनटिल अनलेस वो दोनों थोड़ा सा बेल कर्व के पास आए। थोड़ा जिसके पास हार्ड स्किल्स है थोड़ी सॉफ्ट स्किल्स सीखे और जिसके पास सॉफ्ट स्किल्स है थोड़ी हार्ड स्किल्स सीखे। जो असल कामयाब लोग होते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, we can't completely rely on soft skills, we can't completely rely on hard skills because एक हम वो एरा में आ गए हैं जहाँ पे alignment is very important. like ये दो अलग अलग पोल नहीं हो सकते, इन पोल्स को मिलना जरूरी है। अच्छा, हम साइकोलॉजी की बात करें, हम नफ्सियात की बात करें, कि इंसान की नफ्सियात की, कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी सॉफ्ट स्किल्स का नाम नहीं सुना, जिसको कभी मौका नहीं मिला कभी कहीं से सीखने का, कम्युनिकेशन को एनहांस करने का, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का, अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने का, या फिर लीडरशिप क्वालिटीज को हासिल करने का उसे कभी मौका नहीं मिला, तो लेकिन इसके बावजूद वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हम पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे या एवरेज लेंगे, क्या हो? अच्छा, बेसिकली सॉफ्ट स्किल एक्चुअली क्या है? हमारे स्टार्टिंग से जो पहले जिरगे होते थे, अगर आप पंजाब या फिर कहीं पे पंचायतें होती थी, उसमें कुछ लोग होते थे आपस में मिल बैठ के बातें करते थे, एक दूसरे को लाइक स्टोरी टेलिंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा होती थी। ये स्टोरी टेलिंग और ये सारा कुछ आजकल का मॉडर्न सॉफ्ट स्किल है। ठीक है, तो हमने कुछ चीजें अपने बुजुर्गों से ऑलरेडी अडॉप्ट की हैं। ठीक है, हमारे अंदर जितने भी जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इट डिपेंड्स ऑन 3 E's। ठीक है, एजुकेशनल, एनवायरनमेंट एंड अलोंग विद दैट सॉरी आई सॉ टू यू। अच्छा, अडेप्टेबिलिटी कितनी है आजकल हमारे स्टूडेंट के अंदर, या आज के इंसान के अंदर अडेप्टेबिलिटी कितनी है? अडॉप्टेबिलिटी बेसिकली आज के इंसान के अंदर अडॉप्टेबिलिटी आई गेस पहले से ज्यादा मौजूद है। उसमें सबसे बड़ी चीज है, एंड अडॉप्टेबिलिटी इज एक्चुअली अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अडॉप्टेबिलिटी क्या होती है कि आप हर पर्सन के जी हजूरी करते हैं, तो जी अडॉप्टेबिलिटी है। अडॉप्टेबिलिटी इज एक्चुअली डीलिंग अ पर्सन अकॉर्डिंग टू हाउ दे डील विद यू। ओके, सो आजकल के इंसान में व्हाट आई हैव इन माय माइंड और हाउ आई सी, जब मैं लोगों के साथ बात करती हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट करती हूँ, तो अडेप्टेबिलिटी ज्यादा है। उसका ये है कि पहले हमारे घर में माहौल ये होता था कि एक घर में माँ बाप और भाई बहन वो लोग जो होते थे उन्हीं के साथ एक परवरिश स्टार्ट होती थी। आजकल परवरिश पूरी दुनिया कर रही है। वो कैसे?
बच्चा पैदा होता है तो हम उसके हाथ में एक डिवाइस पकड़ाते हैं, ओके, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट टू इट बिकॉज ये आगे जाके फ्यूचर में हमने यूज करना है, ठीक है, तो वो बच्चा पूरी दुनिया से सीख रहा है, ठीक है। तो अडॉप्टेबिलिटी ये है कि आजकल का बच्चा जो हमारे घरों में उर्दू इस्तेमाल की जाती है वही बच्चे ने इंग्लिश भी सीखी भी है, कुछ बच्चे फ्रेंच भी पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे स्पेनिश भी कर रहे हैं, सो दिस इज एक्चुअली इन अ वे ऑफ अडॉप्टेबिलिटी एंड वी आर अडॉप्टिंग इट। अच्छा, यहाँ पे मैं बात करूंगा आरिहा फॉग ब्रेन की और एक्सेसिव नॉलेज बर्डन की, कि जब आपने कहा कि ग्लोबली एक्सपोजर मिलता है एक बच्चे को, उसके पास गैजेट्स हैं, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, उसके पास गेम्स हैं, उसके पास कार्टून्स हैं, उसके पास वीडियोस हैं, उसके पास मूवीज हैं, और सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सपोजर पहले की निस्बत मिल जाता है। अब वो आउटिंग पे जाते हैं, माँ बाप उसको लेके जाते हैं, स्कूल के ट्रिप्स जाते हैं, तो पहले से ज्यादा उसका एक्सपोजर जो है ना वो सोसाइटी के साथ और ग्लोबली उसका एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो दूसरी तरफ अगर हम आते हैं, अगर हम बात करें एक्सेसिव नॉलेज बर्डन की, तो क्या वो उसके बिहेवियर पे इफेक्ट नहीं कर रहा? सो एक्सेसिव नॉलेज बर्डन, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम कुछ टाइम पहले सिंस मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड आपको बताती हूँ, हमारी पर सेकेंड एक इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं विच इज 2 मिलियन बिट्स पर सेकेंड, ओके, और ये 40 साल पहले की एक रिसर्च है और उसके बारे में है। अभी रिसेंटली ये जो इंफॉर्मेशन हम गैदर स्टार्ट किया है विच इज एक्चुअली 40 मिलियन बिट्स पर सेकेंड इंफॉर्मेशन, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज, ओके, बट अल्लाह ताला ने जो ह्यूमन माइंड है ना बहुत खूबसूरत बनाया और उसकी प्रोग्रामिंग इतनी खूबसूरत की है कि आप यकीन नहीं कर सकते। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके आसपास हो, ऑफ कोर्स दिस इज एक्चुअली एन एक्सेस लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ह्यूमन कैपेसिटी इज 132 मिलियन बिट्स पर सेकेंड इंफॉर्मेशन, ओके। सो आपके जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके आसपास हो, लेकिन आप उतनी ही कंज्यूम कर सकते हैं जो आपके ऑलरेडी आपकी कैपेसिटी है, सही है। अच्छा, एक कैपेसिटी का लेवल होता है ना जिसे थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं। थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल का मतलब होता है कि उसमें कुछ गुंजाइश रहनी चाहिए, उसकी कुछ रैंडम एक्सेस मेमोरी रहनी चाहिए जहां पे प्रोसेस होना है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि उस थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच के तो क्या वहां पे वो स्टक नहीं होगा, वहां पे ख्यालात मुंतशिर नहीं होंगे? ख्यालात मुंतशिर होने के कुछ चीजें भी होती हैं। पहली बात यह है कि जो ख्यालात आप बार बार सिर्फ एक चीज सिर्फ आप सिंक इन कर रहे हो, जैसे एक स्पंज होता है ना, आप सिंक इन कर रहे हो सारी इंफॉर्मेशन और उन इंफॉर्मेशन को कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, एक अरिहा और सवाल है कि हमारे पास जो इतना एक्सेसिव नॉलेज बर्डन आ रहा है और हमारे पास सोशल मीडिया की कंजम्पशन है, स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं, बच्चे बड़े जवान सभी, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ब्रेन जो है वो फेक चीजों और रियलिटी के दरमियान में तमीज करने की सलाहियत नहीं रखता, ये साइकोलॉजी कहती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हमें और अनटिल के कोई हम शऊरी कोशिश ना करें असलियत या हकायक ढूंढने की, और यही वजह है कि ड्रामे, फिल्म और उनके दरमियान जब बहुत इमोशनल सीन होते हैं तो लोग उसको देख के रोने लग जाते हैं, कॉमेडी देख के उसको हंसने लग जाते हैं, जबकि सबको पता होता है कि ये फिक्शन है, ये थोड़ी देर के लिए ड्रामा है, ये फिल्म है, ये हकीकत नहीं है। सो अब यहाँ पे जितनी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ नॉलेज हमारे पास आती है पूरी दुनिया से या सोशल मीडिया से या सोसाइटी से, तो क्या वो जो फेक न्यूज या फेक नॉलेज हमारे पास पहुंचता है वो हमारी मिजाज पे, हमारी शख्सियत पे असरअंदाज नहीं होता? ऑफ कोर्स। सो बेसिकली ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है एंड द वे यू एक्सप्लेन इट इट्स अ रियली ब्यूटीफुल थिंग। हमारा माइंड एक्चुअली इस चीज में परसीव नहीं कर सकता व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक, ओके। तो जब हम इसमें परसीव नहीं कर सकते, एक चीज है जिसे हम परसीव कर सकते हैं, वो क्या है? हमारे बुजुर्गों ने भी सिखाया, हमारे दीन ने भी हमें सिखाया, व्हाट इज लाइक सवालात करना, ठीक है, हम चीजों डिबेट करना, चीजों पे सवालात करना कि ये चीज ऐसे कैसे हो सकती है, ठीक है, इस चीज ने हमें क्या सिखाया। और सवालात भी ऐसे नहीं है, कुछ लोग सवालात ये होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कुछ अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा हो गया है जो कि अच्छा नहीं है उनके लिए, ठीक है, तो वो उनके सवालात ऐसे होते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आपके सवालात एक्चुअली जो हैं आपकी जिंदगी बनाते हैं, ठीक है। तो सवालात की क्वालिटी बड़ी डिफरेंट होनी चाहिए। तो जैसे आपने सॉफ्ट स्किल्स में बताया, तो सॉफ्ट स्किल में एक्चुअली हम लोग सवालात करना सिखाते हैं कि कौन से सवालात हैं जो आपको साथ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इन्हीं सवालात से आपके अकायद बनते हैं, जिसको हम बिलीफ सिस्टम सॉरी आपको बोलते हैं, ओके, बिलीफ सिस्टम, एंड देन इसी बिलीफ सिस्टम से आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप होती है. अच्छा, आपने बिलीव की बात की है या बिलीफ्स की बात की, क्योंकि दोनों जो है वो सवालात के नतीजे में बिल्डअप होते हैं. बिलीफ्स भी आपके स्ट्रांग होते हैं, आपकी जब आप क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रिटिकल क्वेश्चनिंग करते हैं, तो आपके बिलीफ्स जो है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और आप किसी चीज पे बिलीव करते हैं, वो भी आप किसी ऑथेंटिक आंसर के बाद उस चीज के ऊपर बिलीव करना शुरू कर देते हैं. तो ये इन दोनों के दरमियान थोड़ा एलेबोरेट कर दें कि बिलीफ्स और बिलीव्स जो है ये क्या दोनों क्वेश्चनिंग के नतीजे में स्ट्रांग होते हैं? बिलीफ सिस्टम क्या होता है? जो हमारे फेथ होता है, जो हमारे अकायद होते हैं, ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हर मजहब के स्टार्टिंग के कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं, हर सोसाइटी के कुछ बिलीफ सिस्टम होते हैं. सो बिलीफ सिस्टम इज एक्चुअली जो कि आपकी पर्सनालिटी से डेवलप होते हैं. एंड ऑन द वेरी साइड, बिलीव्स आर एक्चुअली जिस चीज पे यकीन आपने कर लिया है, ठीक है, जो चीज ठोस हो गई है, जो आपके अपनी जर्नलाइजेशंस होती हैं सोसाइटीज के बारे में, कि हमारे सोसाइटी में तो यही होता अच्छा, है. मैंने जो बिलीफ्स के बारे में सुना है आरिया, वो ये है कि बिलीफ्स एक ऐसी थ्योरी को कहते हैं या ऐसे नजरियों को कहते हैं जिस पे क्वेश्चनिंग या रीजनिंग नहीं हम मांग सकते, उसकी लॉजिक्स हम नहीं मांगते कि इसकी क्या लॉजिक है. यानी जैसे खुदा के बारे में या मजहब के बारे में वहां पे लॉजिक नहीं माने जाते, उस पे एज इट इज यकीन किया जाता है कि ये ऐसे ही है. और बात आती है फिर बिलीव के ऊपर. सो मैं शिफ्ट करना चाहूंगा ज़ैनुल इस्लाम की तरफ. मुझे बताइए ज़ैन कि कौन सी उम्र के अंदर सॉफ्ट स्किल्स की तरफ बच्चों को लाना चाहिए? मतलब क्या ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए, मर्द और खातिन किन के लिए, ये भी आप साथ में बता दीजिए. ये ना हो कि ये समझा जाए कि ये सिर्फ खातिन के लिए, या सिर्फ ये समझा जाए कि ये सिर्फ मर्दों के लिए. अच्छा, इसके अंदर जी सारे लोग आ जाते हैं, इसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब आते हैं, और इनिशियली ये शुरू हो जाते हैं एक बड़ी छोटी एज से, ठीक है, 1-2 क्लास से इसकी बेसिस बनना शुरू होती हैं. और अनलाइक जैसे हार्ड स्किल्स हैं जिन्हें आप 6 माह, साल के अंदर सीख सकते हैं, सॉफ्ट स्किल्स का इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, ये रिटेन भी काफी अरसे तक रहते हैं, और इनको अपने अंदर लाने में आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है. तो एक छोटी एज से अगर आप शुरू कर दें इसकी प्रैक्टिस करना, तो जब आप एडोलेसेंस में पहुंचते हैं, बड़ी एज में, टीन एज में पहुंचते हैं, तो आपके अंदर वो स्किल्स ऑलरेडी एम्बेड हो चुके होते हैं. ठीक है. अच्छा ज़ैन, कम्युनिकेशन जिसे मदर ऑफ ऑल स्किल्स कहा जाता है, अब कम्युनिकेशन आपके बोलचाल से ताल्लुक रखती है. हाउ टू डिलीवर एंड हाउ टू स्पीक, कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं लोगों से, कैसे बोलचाल करते हैं, अपना मैसेज कैसे कन्वे करते हैं, और डिफरेंट सोसाइटी के ग्रुप्स जो हैं उनके साथ आपका बिहेवियर या आपकी कम्युनिकेशन, आपका बोलचाल कैसे रहता है. अब जो बोलचाल है उसके लिए जाहिर है हम बोलेंगे, किसी लैंग्वेज में बोलेंगे, किसी जबान के अंदर बोलेंगे, और उस जबान के कुछ लफ्ज बोलेंगे. अगर हमारे पास लफ्ज बेहतर नहीं है तो डेफिनेटली हमारी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. हमारे पास अच्छे लफ्ज नहीं, और अच्छे लफ्जों का जखीरा जो है वो हमारे मुताले से, हमारी स्टडी से आएगा. तो क्या ये दुरुस्त है कि आप अगर बोलना सीख जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आप हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, एतमाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पास मुताला नहीं है, अच्छे लफ्ज नहीं है, तो उससे भी मसले पैदा हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं, लेकिन मेरा सर थोड़ा सा इसको देखने का नजरिया ऐसे फर्क है कि मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन अच्छी उस बंदे की है जो अच्छा लिसनर है, क्योंकि एक अच्छी कम्युनिकेशन अच्छे लिसनिंग स्किल से शुरू होती है. आपके अंदर अगर जखीरा नहीं है, आपके पास वो नॉलेज नहीं, तो आप सुनना शुरू करें. यकीन करें कि आपके आसपास वाले लोग इंस्पायर होना शुरू. सोसाइटी के तमाम लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट की, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ऐसा भी सोसाइटी में हो सकता है जो इलिटरेट हो, जो पढ़ ना सकता हो, डेफिनेटली वो तो लिसनिंग करेगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ. सर दोबारा क्वेश्चन प्लीज अपना. मैं ये पूछ रहा था कि एक शख्स या एक स्टूडेंट आप कर लें, उसके अंदर एतमाद बड़ा भर दिया गया है, उसको बड़ा मोटिवेट हमने कर दिया है, लेकिन उसकी स्टडी नहीं है, उसके पास लफ्ज नहीं है, उसके पास वोकैबुलरी नहीं है, ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है, तो डेफिनेटली जब वो बोलेगा तो उसके पास लिमिटेड वर्ड्स होंगे. तो क्या उसकी एड्रेसिंग या उसके बोलचाल में कोई अट्रैक्शन होगी या चार्म होगा? अच्छा, अगेन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो लोग आपको सुनना तो शुरू कर देंगे, लेकिन ये चीज लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. लोग
आहिस्ता आहिस्ता समझ लेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इवेंचुअली आपके पास वो नॉलेज नहीं है जिसको आप डिलीवर कर सकते हैं। यू नो, इन कंपैरिजन अगर आप उन स्टूडेंट्स को, उन लोगों के यू नो वो स्टूडेंट्स जो कि सक्सेसफुल हो रहे हैं, उनके पास ये दोनों स्किल सेट होंगे, उनका नॉलेज भी होगा, एक्सपोजर भी, देन वो कम्युनिकेट भी अच्छा कर पा रहे होंगे। तो यू नो यू हैव टू बी अ कंप्लीट पैकेज अगर आप रहना चाहते हैं उस रेस के अंदर और अपने आप को स्टैंड आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, मतलब आप सिर्फ बोलते जाएं और इसको हम कम्युनिकेशन कहें। Yes. क्या मैं दुरुस्त हूँ? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यानी इसके पीछे आपकी लिसनिंग, आप अच्छे सामे होने चाहिए और आपका मुताला होना चाहिए सोसाइटी का भी और नॉर्म्स का भी, ट्रेडिशंस का भी और किताबों का भी और लोगों का भी। बिल्कुल। तो तभी जाके आप अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब ये कम्युनिकेशन सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, मैं जहां तक समझा हूं। जी, तो आर्या हमारे साथ हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजकल बच्चों के अंदर भी, छोटे बच्चों के अंदर एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और जबकि शुरू में आपने कहा कि उनके पास एक्सपोजर ज्यादा है, पहले से ज्यादा है और वो ज्यादा सीख रहे हैं। हमें तवक्को ये रखनी चाहिए थी, चूंकि पहले से ज्यादा उनके पास सहूलतें हैं, तो उनके मिजाज बहुत अच्छे होने चाहिए थे, जबकि बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर भी एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा है। अच्छा, आजकल हो रही रहा है कि ऑफ कोर्स जैसे ही बच्चा पैदा होता है, ऑफ कोर्स पेरेंट्स के पास एक एक्सेसिबिलिटी होती है स्क्रीन की, ठीक है, ना चाहते हुए भी बच्चा के स्क्रीन से एक्सपोजर हो जाता है। ओके, जब एक्सपोजर हो जाता है, और स्क्रीनिंग एक्चुअली आजकल ऐसी है क्योंकि कलर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और उन कलर्स की वजह से बहुत छोटी एज में बच्चों का एक हार्मोन होता है, केमिकल हार्मोन है, विच इज कॉल्ड डोपामाइन, ठीक है, विच इज कॉल्ड कि वो आपके एडिक्शन के एक्चुअली वो काम करता है, एडिक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है। अब जब बच्चे का वो एक्सपोजर स्टार्ट हो गया और पेरेंट्स ने उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे आहिस्ता आहिस्ता वो फोन दिखाना भी स्टार्ट कर दिया है, अब बच्चे की एक्चुअली कंडीशनिंग हो गई है, ठीक है, उसने थोड़ा सा रोया और उसको स्क्रीन मिल गई है, ठीक है, और जैसे ही स्क्रीन मिली है तो वो डोपामिन रिलीज हुआ है। अब बच्चे का एक्चुअली एसोसिएशन डेवलप हो गई है कि अगर मैं एग्रेशन दूंगा या मैं रोऊंगा या सैडनेस के बाद मुझे ये डोपामिन मेरा इस टाइम पे रिलीज हो जाए, मुझे फोन मिल जाएगा या टैब मिल जाएगा, स्क्रीन मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज एक्चुअली, इन अदर वर्ड्स, उसकी हैप्पीनेस डिपेंडेंट हो गई है उस गैजेट के साथ, उस मोबाइल के साथ या टैब के साथ। एग्जैक्टली पहले भी ये था, लेकिन पहले बच्चों की हैप्पीनेस, वो डोपामिन उस लेवल पे नहीं होता था, ठीक है, आप थोड़ा रोए आपको एक गुड़िया मिल गई, आप थोड़ा रोए आपको थोड़ा कोई छोटा टॉय मिल गया, अब वो एक ऐसी चीज मिल गई है जिसके अंदर सब कुछ है, तो वो डोपामिन लेवल एक्चुअली बहुत एक्सेस लेवल पे इंक्रीज होने लग पड़ा है। दिस इज एक्चुअली अ मेन रीजन ऑफ एंगर इन किड्स दीस डेज। अच्छा, इस पे पर सर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि देखें आजकल क्या है कि ना पेरेंट्स की बहुत ज्यादा एक एक फास्ट पेस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, मोस्टली पेरेंट्स के पास टाइम नहीं होता। ये भी एक वजह है कि वो उस टाइम को अपना जो टाइम वो नहीं दे पाते बच्चे को, तो वो इंगेज करने के लिए बच्चे को ऐसे टॉयज दे देते हैं। लेकिन ये टॉयज, ये गैजेट्स कभी भी माँ बाप के प्यार का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकते। उस एज में बच्चे को इवेंचुअली प्यार चाहिए, और अगर पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि उन्होंने बच्चे को वो फोन या वो गैजेट दे के हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, तो ऐसा गलत है। वो बच्चे में एग्रेशन इश्यूज तब भी रहेंगे क्योंकि उसके वो प्यार का कोटा पूरा नहीं हुआ जो इवेंचुअली उसको पेरेंट्स से मिलना। और शायद यही वजह है कि आजकल माँ बाप के साथ इमोशनल बॉन्डिंग उस तरह से एग्जैक्टली लव एंड बिलोंगिंगनेस नहीं है, जो कि ह्यूमन की 6 नीड्स होती हैं, और उन 6 नीड्स में से एक वन ऑफ द टॉप नीड है, ठीक है, तो लव एंड बिलोंगिंगनेस मिल ही नहीं रही, तो विच इज एक्चुअली वो एक नेगेटिव वे में वो बच्चे आपके साथ शेयर कर रहे हैं थ्रू देयर एंगर, थ्रू देयर फ्रस्ट्रेशन एंड अदर स्टफ। अच्छा आरिहा, एक और बड़ा तकनीकी सा सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इमेजिनेशन को कॉन्शियस में होती है या सब कॉन्शियस में होती है या अनकॉन्शियस में होती है, और इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? अच्छा, इमेजिनेशन, आप बेसिकली जब हम इमेजिनेशन के बारे में बात करते हैं ना, तो ये एक माइंड प्रोसेसिंग है। जो हमारी माइंड की प्रोसेसिंग है ना, बेसिकली हमारी कॉन्शियसली हम लोग करते हैं, ठीक है? उसके जो असरात होते हैं वो अनकॉन्शियसली आते हैं, ठीक है। देयर इज अ थ्योरी दैट योर कॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली अ गोल सेटर एंड योर अनकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली अ गोल गेटर, ठीक है। तो आप जो इमेजिन करते हैं कि अगर आपको नफ्सियात के बारे में बहुत अच्छा पता है, तो देयर इज अ वेरी गुड, मतलब इसमें सबकॉन्शियस इन्वॉल्व नहीं होता।
there are different techniques and there are different theories about that. ठीक है, कुछ theories बोलती हैं कि subconscious mind वो होता है कि जहाँ पे conscious और unconscious mind दोनों आपस में मिलते हैं, और कुछ theories ये कहती हैं कि जो कि consciousness से कम है वो automatically unconscious है. अच्छा, यहाँ ये सवाल मैंने इसलिए किया था कि जितनी विजुअलाइजेशन करते हैं, स्क्रीन टाइम बड़ों का भी और छोटे बच्चों का भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, और विजुअलाइजेशन जो है वो इमेजिनेशन को कट ऑफ करती है, मतलब आपको सोचने का मौका नहीं देती, आपकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल किल कर देती है. किताबें जब आप पढ़ते हैं तो वो आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाती हैं, आपकी तख्लीक को बढ़ाती हैं. आप किताब पढ़ नहीं रहे होते बल्कि उस स्टोरी को आप विजुअलाइज कर रहे होते हैं अपने कॉन्शियस में या सब कॉन्शियस में, कहीं ना कहीं वो आपको नजर आ रही होती है. जब आप कहानी सुन रहे होते हैं, हमें कोई कहानी सुना रहा होता है किसी भी चीज की, मैं फलां जगह पे गया, वहां पे मुझे वो मिला, वहां पे पहाड़ थे, चश्मे थे, फूल थे, और ये जो चीजें मैं अभी भी बोला हूँ तो देखने वाले या सुनने वाले उन तक ये आवाज पहुंची है, तो वो उनके कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर एक तस्वीर बनी होगी. तो विजुअलाइजेशन जो है वो कट ऑफ कर देती है. तो क्या इसका पर्सनैलिटी पे भी कोई असर पड़ता है कि विजुअलाइजेशन आपकी तख्लीकी सलाहियत को बिल्कुल मार दे या इमेजिनेशन को खत्म कर दे, या ये अच्छी चीज है? मैं ये देखिए, हमारी जो भी प्रोसेसिंग है ना, इसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं है. हम जिस तरह से उस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ टूल. ठीक है, अब जैसे एक गन है, वो एक बैंक की हिफाजत करने के लिए भी इस्तेमाल होती है और बैंक को लूटने के लिए भी इस्तेमाल होती है. आप उस चीज को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है. कई दफा विजुअलाइजेशन के थ्रू पीपल हैव अचीव अ लॉट ऑफ स्टफ. ठीक है, बचपन से वो एक चीज विजुअलाइज कर रहे हैं, देयर इमेजिनेशन एंड दे आर वर्किंग. अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल है. बहुत सारा कुछ हम विजुअलाइजेशन से सीखते हैं, हमारी प्रेजेंटेशन होती है, बहुत सारी हमारी इंस्टीट्यूशनल वीडियोस होती हैं, एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, ट्रेनिंग वीडियोस होती हैं, लेकिन हाउ मेनी पीपल नो अबाउट द सिलेक्टिव इग्नोरेंस, कि उनको पता है कि इतना नॉलेज हमने गेन करना और इतना हमने नहीं करना, इससे हमने नहीं करना. तो उसका नुकसान भी तो होता होगा. जो हम सिलेक्टिव इग्नोरेंस से बाहर का नॉलेज हम ले रहे हैं, हाँ. हर बंदे को तो इस बारे में नहीं पता होगा कि हमने सिलेक्टिव अपने जो दिमाग है या अपनी सोचों के दरवाजे खोल के रखने. तो उसकी एक्सेसिव नॉलेज जो आ जाता है बिला वजह का, या बिला वजह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है. फर्ज करें हम रोड पे जा रहे हैं तो हम हर एक चीज के बारे में सोचते जाते हैं, उसको जहन में रखते जाते हैं, और जिसका हमें कोई फायदा नहीं होता, और हमारा ब्रेन जो है वो कहीं ना कहीं उसको प्रोसेस करता है. तो क्या ये ट्रेनिंग होनी चाहिए सिलेक्टिव इग्नोरेंस की या नहीं होनी चाहिए? बेसिकली इसकी ट्रेनिंग ऑफ कोर्स होनी चाहिए और हो रही है. सही, ठीक है. आई ऑल्सो ट्रेन माई स्टूडेंट्स इन दैट एज वेल. तो बेसिकली ऑफ कोर्स इट इज हार्मफुल अगर आप हर चीज को, क्योंकि ह्यूमन माइंड में एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ बैटरी है. ठीक है, और अगर आप सुबह उठते सार ही आपने आसपास की कैसी चीजें लाइक हालात ये खराब हो गए, इस तरह शायद हमारे देखने वालों को, खास तौर पे जो स्टूडेंट्स हैं, बल्कि हर बंदे को आपने कहा कि लव इज टॉप नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग. तो जो 6 बेसिक नीड्स होती हैं उसकी, उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो एक मोहब्बत है. और ये तो मैं पहले भी कहता हूँ कि किसी फिलोसोफर ने कहा था कि इंसानी नफ्सियात के अंदर अगर कोई दवा है तो मोहब्बत और इज्जत है, और इस दवा को बढ़ाते जाओ तो ये दवा जरूर कारगर होगी. इस पे बात करते हैं कि आजकल जो इमोशनल ब्रेकडाउन होते हैं और लोग बहुत वो एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं, कहीं पे वो एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश करते हैं, या कहीं पे वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं. इसकी वजह क्या है? ऑफ कोर्स इसकी वजह भी पहली चीज ये है कि अगर हम क्या हमारा दिमाग इतना नहीं समझा पाता हमें कि बाकी सारी इतनी दुनिया है, बाकी सारे इतने रिलेशंस हैं और भी कुछ है जिंदगी में, तो कौन सी ऐसी चीज होती है जो हमें इतना ज्यादा वो उस पर फोकस कर देती है कि बस अब मर जाए? अच्छा, बेसिकली आपने स्टार्टिंग में एक चीज की बात की थी, जब आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था, आपने एक टॉपिक था विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, कि आप अपने जज्बात और दूसरे के जज्बात को किस तरह समझते हो. सो जब हमारी एक चीज हम लोग आगे पढ़ते भी हैं, बताते हैं कि व्हेन इमोशंस गोज अप इंटेलिजेंस गोज डाउन. ठीक है, और इन दोनों की अलाइनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो इसकी मेन वजूहात ये होती है कि जब इफ यू आर हैविंग अ ब्रेकअप, या फिर अगर किसी ने आपके साथ कुछ खराब किया है, या फिर समथिंग इनजस्टिस हैपेंड टू यू, तो आपके क्या होता है, जज्बात बहुत हाई हो जाते हैं. जब जज्बात हाई हो जाते हैं तो आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है वो बहुत नीचे चली जाती है. ठीक है, और जब जज्बात में आप कुछ भी कर सकते हो. हमारे मजहब में भी जैसे बताया गया कि अगर तुम खुशी या गम में कोई फैसला ना करो तो वो जज्बात के बारे में बताया गया कि जब आप व्हेन यू आर इनटू सम इमोशनल स्टेट, डोंट डू एनीथिंग, अपने आप को थोड़ा सा पॉज दें. ठीक है,
और थोड़ा सा ब्रेक लें। ब्रेक लेने के बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा और फिर कोई फैसला करें तो वो फैसला आपके लिए ज्यादा अच्छे से और वैसे कारआमद साबित होगा। मैंने वैसे कहीं पे ये पढ़ा था कि जब किसी बात पे आपको फैसला करना हो और आप वो फैसला ना कर पा रहे हो तो उसका जवाब ना होता है। ये कहा किस हद तक दुरुस्त है ये आप खुद सोचिएगा। मैं सवाल करना चाहता हूँ ज़ैनुल इस्लाम से कि बच्चों को सिखाना सॉफ्ट स्किल ज्यादा आसान है या फिर बड़ों को? अच्छा, मेरे ख्याल से बच्चों की जो एज है ग्रोइंग, उसके अंदर उनकी जो वो एक एक्सेस ऑफ नॉलेज की बात हो रही थी पहले, तो वो एक्सेस ऑफ नॉलेज नहीं होती। हम देखते हैं, एक एग्जांपल दूंगा कि कुरान पाक हिफ्स जो है वो बच्चा कर लेता है जल्दी एज में। उसकी वजह एक यही है कि उस टाइम पे बच्चे के दिमाग पे वो बर्डन नहीं है, वो एक्सेसिव नॉलेज नहीं है, बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस उसके आसपास नहीं है। ठीक है जी, तो वहां पे बच्चे को कुछ भी सिखाना बड़ा आसान है। इसीलिए कहते हैं कि शुरू से ही आप उसकी स्पोकन पे, उसके उठने बैठने पे, खाने पीने पे, हर चीज पे फोकस करें ताकि वो आदत उसकी पुख्ता हो जाए और आगे तो छोटे बच्चों को मेरे ख्याल से सिखाना ज्यादा आसान है बनिस्बत बड़े लोग। अच्छा, यहाँ पे ज़ैन ने बड़ी एक जबरदस्त बात की है, क्योंकि बच्चों की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, उनकी दीगर मसरूफियात नहीं होती और उन मसरूफियात की जिम्मेदारी नहीं होती उनके ऊपर कि हमने ये काम जिम्मेदारी से करना है। उनके ऊपर जिम्मेदारी उस वक्त इल्म हासिल करने की होती है, स्कूल पढ़ने की होती है, कुरान पढ़ने की होती है, नमाज सीखने की होती है, दीगर अखलाकियात सीखने की, या छोटा मोटा जो उनका अपना ज़ाती काम होता है कि आपने वक्त पे पढ़ना है, वक्त पे सो जाना है, दूध पीना है, खाना खाना है, ये उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात ही उनकी जिम्मेदारी होती, इसलिए वो उनका फोकस जो है वो बहुत ज्यादा पिन पॉइंट होता है, तो वो जल्दी सीख लेते हैं। अगर आप बड़े हैं, जवान हैं, नौजवान हैं और आप डिस्ट्रैक्शंस को कम कर दें तब भी आप जल्दी सीख सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप यही कर सकते हैं। और अगेन ये जरूरत के ऊपर है। यू नो, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं जब वो अपने करियर में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे होते या इंटरव्यूज में ऐसी जगहों पर फेल होके आते हैं, तब उससे पहले उनको उसकी अहमियत का, वो स्किल सीखने का पता ही नहीं होता। वो सिर्फ सोच रहे होते हैं कि यार हम हार्ड स्किल सीख लें। आजकल कुछ मीडिया भी और कुछ इन्फ्लुएंसर्स हमारे वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, जी ये ई कॉमर्स कर लें, ये कोर्स कर लें, फलाना कोर्स कर लें, डॉलर्स में कमाएं। वो उस चीज के पीछे लग चले डॉलर्स। और आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की और उन चीजों की बात की, तो आखिर में प्रोग्राम जो कि बिल्कुल अपने आखिरी लम्हात पर है, तो बिजनेस की तरफ अगर जो जाना चाहता है उसके लिए सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है? बड़ा सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो कहते हैं कि तमाम चीजों का वो लुबे लुबाब और उसका हम अगर एक्सट्रैक्ट निकालें तो एट द एंड हमारी डिस्कशन जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ या एक बेहतर इंसान की तरफ नहीं होती। हमारा ये होता है कि इसके बदले में हमें मिलेगा क्या, कितने हाउ मेनी बैग्स वी कैन अर्न, कि हम कितने पैसे इसके बदले में कमा सकते हैं। तो अगर हम इसको कारोबार से रिलेट करते हैं, कारोबार से मुंसलिक करते हैं, तो कितना जरूरी है एक बेहतर कारोबारी बनने के लिए सॉफ्ट स्किल्स का? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक नॉर्मली अगर हम बात करें छोटे से एक कारोबार की, जिसको दुकान चलाना या दुकानदारी कहते हैं हमारे, उसके अंदर भी सॉफ्ट स्किल्स की बहुत ज्यादा जो है ना वो, बिकॉज आपने अपने सप्लायर से लेके अपने कस्टमर से लेके उसके साथ यू नो इंटरेक्शन होगी आपकी। ठीक है, आपको कभी कभार ऐसे कस्टमर भी यू नो ऐसे सप्लायर मिलेंगे, ऐसे वेंडर्स मिलेंगे जिनका आपके साथ कोई मिजाज नहीं मिलता, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, तो यहाँ पे आपके सॉफ्ट स्किल्स काम में आएंगे। उसके बाद जब आप उसे स्केल करने के ऊपर बड़ा लेके जाएंगे, उस शॉप को बड़ा करेंगे, उस ऑनलाइन बिजनेस को, या एक आप एंटरप्रेन्योर बन के एक नए आइडिया पे काम करेंगे, तो आपको एक बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे उसको लेके चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। ज़ैनुल इस्लाम हमारे साथ हैं जो ट्रेनर हैं, और उनके साथ आरिहा हमारे साथ हैं, आरिहा माहिर नफ्सियात हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हम सॉफ्ट स्किल्स पे बात कर रहे थे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात कर रहे थे, कम्युनिकेशन पे बात कर रहे थे, लीडरशिप क्वालिटीज पे बात कर रहे थे। कहते हैं एक बड़ा ही कड़वा फल होता है, जहर की तरह कड़वा होता है, जिसे कौड़ तुम्मा कहते हैं, और सियाने कहते हैं कि मीठी जबान वाले का कौड़ तुम्मा भी बिक जाता है और कड़वी जबान वाले का रसगुल्ला और मिठाई भी नहीं बिकती। ये कम्युनिकेशन का एक सादा सा फॉर्मूला है, और इसी को अगर आप अपना लें, जहां राम होता है मीठी जबान से, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर हैं, तो सारी दुनिया आपके कदमों में है और सारी दुनिया आपके साथ होगी, आपके इर्द गिर्द लोग होंगे और अनकंडीशनल लव आपको मिलेगा। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द व खातिन सब के लिए। दोबारा इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी चैनल पर और इसी वक्त फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मेरा, आपका और पाकिस्तान का अल्लाह निगहबान।